प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। आवाज लवकर रे. अभी प्रार्थना करना है सुप्रिया जी। संदीप जी पीछे बोल सकते हैं। यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ वो Golden इधर light, लाइट vibrant in माय फ्रेंड vibe, इन every atom. every एवरी act, O hidden light वो golden इधर shining in shining, शाइनिंग every creature. every एवरी creature, O hidden love वो golden love, embracing embrace embrace all in oneness. all in all one. in this May each who Me, me feels himself feels is him as one with thee one as we he know he is know no he also 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 one with one one with with every other. every every other. other. थैंक यू। तो अभी हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है आत्म साधना। जो लेखक है डॉक्टर इकबाल किशन तैमीनी जो उन्होंने लिखी है, और इसके अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता। इंडियन बुक शॉप थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय शाखा वाराणसी से है। तो 1978 में ये बुक आई थी। उसके अभी हम आगे जाएंगे। हमने कल भूमिका जो पाठ है, भूमिका इसकी पुस्तक की भूमिका हमने पढ़ी है। विशेष सूची भी देखी है उसकी। तो आत्म साधना का सैद्धांतिक आधार क्या है? आत्म साधना का सैद्धांतिक आधार, ये बहुत बड़ी अच्छी बुक है, मस्त है। आपको जिधर चाहिए वो उसको आप नोट्स लिख सकते हो, नोट्स लिख सकते हो। पॉइंट है तो मैं बोल देता हूँ कि ये लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हो। आत्मवंदन। ठीक। तो ये है। और राम प्रसाद जी और प्रभाकर जी को थैंक यू, उन्होंने अच्छा लिखा था कल। जो आपने जो अच्छा है वो जो ध्यान के बाद दिखते हैं वो अच्छा है। तो ये सब लोग बाकी भी देखते हैं, उसका असर भी पड़ता है। एक सेवा जैसा काम होता है वो। आप सभी वो भी लिख सकते हैं। अभी है गुण विद्या के अनुसार विकास सिद्धांत क्या है, अध्याय 1 है। ओके, अध्याय 1 है गुण विद्या के अनुसार विकास सिद्धांत क्या है। आधुनिक जगत को विज्ञान द्वारा दिए गए विचारों में विकास संबंधी विचार सबसे महान और उपयोगी है, परंतु प्रारंभ में से वैज्ञानिक विचार को भौतिकवादी झुकाव दे देने के कारण यह विचार अर्ध सत्य ही रह गया है और मानव जीवन में इसका सही अर्थ और महत्व स्पष्ट न हो सका। गुण विद्या उस सत्य का दूसरा पक्ष प्रस्तुत करती है। इस प्रकार जीवन तथा उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों को समझने के लिए इस विचार को सचमुच शक्तिशाली और महान सहायक बना देती है। तो गुण विद्या है। गुण विद्या हमें अच्छी तरह लेके अभी देखो, अभी अभी वार चल रहा है। वार के कारण अभी गैस नहीं मिल रहा है लोगों को, कमर्शियल गैस, डोमेस्टिक गैस, थोड़ा तकलीफ हो रहा है ना। तो ये जो हमने विकास पाया है वो डिपेंडेबल विकास है, मीन्स है ना, वो नहीं मिला तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो पहले हमारे जो भी है भारतीय और उससे पहले भी सनातन जो विचार थे, जो उन्होंने वो जो संशोधन किया है, रिसर्च किया है, वो देखो वो डिपेंडेबल नहीं था। वो रामायण में पुष्पक विमान है, आकाश से जाता है। वो तभी भी विमान था, अभी भी है अलग तब, लेकिन वो डिपेंडेंसी नहीं थी। सब अपने आप चलता था, चूल्हा चलता था। चूल्हा अभी बंद हो गया और गैस आ गया, सिलेंडर आ गया, गैस स्टोव आ गया, लेकिन वो नहीं तो हम खाना पका नहीं नहीं, सकते, है ना। तो ये विकास अच्छा है कि नहीं, ये हमें सोचना है। हम डिपेंडेंसी बढ़ा रहे, जैसा अभी लाइट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ ये भी है। तो ये कैसा विकास है, हमें इस पर सोचकर ये करना है। जो भी ऋषि मुनि ने जो भी संशोधन किया था, रिसर्च किया था, तो वो सबके मिस सबको, प्रकृति को, पृथ्वी माता को समझ के उसको तकलीफ नहीं पहुंचे, ऐसा किया था।
अभी देखो किधर भी बॉम्ब गिरे, इधर या कौन सा कंट्री का भी इधर ही गिरे वो उधर गिरे, तकलीफ किसको होती है? सामान्य जनता को होती है, लोगों को होती है, और वो पृथ्वी माता को होती है ना? तो ये बात है, वो समझनी चाहिए। ये बाकी सब क्या है, कैसा चल रहा है, वो अलग है, लेकिन तकलीफ तो किसी को होती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये विकास है क्या, वो जानना है। पहले भी युद्ध होते थे, अभी हो रहे हैं। तो हम कहाँ कैसे लोग जा रहे हो देखना है। तो हम ध्यान करके तो, या हम इस आध्यात्मिक से जुड़े हैं तो हमें एक समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसको बोला जाता है विवेक। विवेक आता है ना, तो उससे हमें बढ़ाना है और आगे जाना है ना। तो ये एक है। विकास के बारे में विज्ञान द्वारा प्रस्तुत मूल विचार को समझना सरल है। विकास सिद्धांत का प्रतिपादन प्रारंभ में डार्विन में पशु जगत के अनेक वर्गों को समझाने के लिए किया था। तो हम थियोसॉफी में डार्विन सिद्धांत को नहीं मानते। डार्विन में बोला कि हम ये मंकी से हमारा ये हो गए, मनुष्य हो गए। तो ये इसमें तो नहीं मानते। तो हमारा मनुष्य अलग ही है और मंकीज भी अलग है, ये हमेशा याद रखना है। परंतु शीघ्र ही इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा और इसकी सहायता से विभिन्न विषय स्पष्ट होने लगे। इस सिद्धांत का प्रमुख विचार यह है कि जिन परिवर्तनों के कारण पशु पशु जगत में इतने विविध और विभिन्न वर्ग हो गए हैं, वे अव्यवस्थित ढंग से नहीं होते। पशुओं के शारीरिक रूप प्राप्त वातावरण के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रयत्न के कारण उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। बदलते वातावरण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप इनके रूप भी निरंतर बदलते रहते हैं। बड़े और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों से विभिन्न वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं तथा छोटे मोटे और स्थानीय परिवर्तन से विभिन्न जातियों की उत्पत्ति होती है। शारीरिक रूप से निरंतर परिवर्तन को प्रकृति का एक सत्य स्वीकार किया गया है और इसका कारण है धीरे धीरे बदलने वाले वातावरण पर इस रूपों की निर्भरता। इस प्रकार इस सिद्धांत का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रचलित अव्यवस्था के स्थान पर एक सुव्यवस्था को स्वीकार किया जाने लगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विभिन्न प्रकार के जीवित स्वरूप एक दूसरे के असंबंधी नहीं है। समझ में आया क्या? फिर से पढ़े। ठीक है सर। ठीक है, आपके पास जी। बुक है, बाकी के पास नहीं है। तो गुण विद्या का गुण विद्या के अनुसार विकास सिद्धांत आप पढ़िए, पहला पैराग्राफ पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए पढ़िए पहले से। विकास के बारे में विज्ञान द्वारा प्रस्तुत मूल नहीं, विचारों पहले को उससे पहले आधुनिक शुरुआत से पढ़िए। आधुनिक जगत को विज्ञान द्वारा दिए गए विचारों में विकास संबंधी विचार सबसे महान और उपयोगी हैं। परंतु प्रारंभ से ही वैज्ञानिक विचार को भौतिकवादी झुकाव दे देने के कारण यह विचार अर्ध सत्य ही रह गया और मानव जीवन में इसका सही अर्थ और महत्व स्पष्ट न हो सका। गुण विद्या उस सत्य को दूसरे पक्ष प्रस्तुत करती है। इस प्रकार जीवन तथा उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों को समझने के लिए इस विचार को सचमुच शक्तिशाली और महान सहायक बना देती है। विकास के बारे में विज्ञान द्वारा प्रस्तुत मूल विचार को समझना सरल है। विकास सिद्धांत का प्रतिपादन प्रारंभ में डार्विन ने पशु जगत के अनेकानेक वर्गों को समझने के लिए किया था, परंतु शीघ्र ही इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा और इसकी सहायता से विभिन्न विषय स्पष्ट होने लगे। इस सिद्धांत का प्रमुख विचार यह है कि जिन परिवर्तनों के कारण पशु जगत में इतने विविध और विभिन्न वर्ग हो गए हैं, वे
अव्यवस्थित ढंग से नहीं होते, पशुओं के शारीरिक रूप से प्राप्त वातावरण के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रयत्न के कारण उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। बदलते वातावरण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप इनके रूप भी निरंतर बदलते रहते हैं। बड़े और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों से विभिन्न वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं तथा छोटे मोटे और स्थानीय परिवर्तन से विभिन्न जातियों की उत्पत्ति होती है। शारीरिक रूप में निरंतर परिवर्तन को प्रकृति का एक सत्य स्वीकार किया गया और इसका कारण है धीरे धीरे बदलने वाले वातावरण पर इन रूपों की निर्भरता। इस प्रकार इस सिद्धांत का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर एक सुव्यवस्था को स्वीकार किया जाने लगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विभिन्न प्रकार के जीवित स्वरूप एक दूसरे से संबंध नहीं है। रूपों के इन परिवर्तनों के पीछे एक विकास सिद्धांत कार्य कर रहा है और वही इन्हें प्राप्त वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बना रहा है। हाँ, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये जो विकास हो रहा है ना, जो विकास हो रहा है, उमाशंकर पांडे जी आए थे तब उन्होंने बोला कि जो विकास हो रहा है ना, जो भी है, तो 19वीं सदी से में ज्यादा विज्ञान का विकास हो गया। बहुत सारे शोध आ गए, नोबेल पारितोषिक मिले, साइंस में बहुत सारी चेंजेस हो गए, बहुत चेंजेस हो। तो ये जो करने वाले उसके भी मास्टर्स रहते हैं। तो वो मास्टर्स रहते हैं उन लोगों की जो साइंटिस्ट है उनके दिमाग में वो डालते हैं विचार उनके। तो वो उसके विचार से वो बनते हैं और वो बाहर आते हैं, और तभी ये विकास होता है। ऐसे नहीं होता है विकास। ठीक है, ये बनना है। और क्या है अभी, विज्ञान द्वारा प्रतिपादित विकास संबंधी विचार से यह प्रतीत होगा कि रूपों में परिवर्तन मूलतः वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने के प्रयत्न का परिणाम मात्र है। सारी प्रक्रिया को केवल एक भौतिक क्रिया ही मानते तथा इस प्रक्रिया के जीवन पक्ष को भौतिक परिवर्तनों का एक उपपरिणाम मानने पर एक निष्कर्ष स्वाभाविक ही था। जीवन को पदार्थ मैटर और शक्ति फोर्स की पारंपरिक क्रिया मानने पर यह अनिवार्य ही था कि रूप के परिवर्तन क्रम पर विचार करते समय जीवन का विचार ही न किया जाए और इन परिवर्तन को वातावरण के प्रभाव का परिणाम मात्र ही समझा जाए। विकास संबंधी वैज्ञानिक धारणा की सीमाएं तो उस स्थिति में ही निहित है जो आधुनिक विज्ञान ने विश्व के स्वरूप में संबंध में स्वीकार की है, और वह स्थिति एक शब्द में है भौतिकवाद। तो अभी हम भौतिकवाद में है। भौतिकवाद से आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जो संशोधन था वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। जैसा विमान शास्त्र एक एक किताब है, वो किताब ग्रंथ है बोला जाता है, तो वो भी हमारे इसमें है। तो इधर से बहुत सारा ग्रंथ और लोग भी चोरी हो गए। तो उधर वो फॉरेन में उन्होंने ये किया वो किया बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है। उससे पहले भी विमान क्षेत्र हमारे भारत में था, पहले भी विमान उड़ते थे। तो उसका तो प्रमाण हमारे पास है। ज्योतिषी जो अभी ये क्या बोलते हैं हम, ग्रह तारे का अभ्यास, वो भी हमारा स्पष्ट और क्लियर है। ये कंप्यूटर से भी आगे वाला है हमारा जो शास्त्र है। तो ये विकास होता है, इससे सब कुछ पता चलता है। एक छोटी सी किताब से हमें पता चलता है कि कब कुंभ मेला है, कब पूर्णिमा है, कब अमावस्या है, कब ग्रहण है, ये सब कुछ कैसे पता चलता है। ये तो हमारा विकास है। तो ये अलग अलग विकास है मानवों ने किया है। और ये अलग है, स्थिति में निहित है कि आधुनिक विज्ञान में विश्व आधुनिक विज्ञान जो बना है नया, मैं ये बुक है, तो थोड़ा मैं अलग तरह से भी बोल रहा हूँ कि जो भी अभी संशोधन होके आ गया है ना, हम डिपेंडेंसी है उसमें है ना, मनुष्य लोगों का स्वार्थ है। ओके, ये है।
तो ये है, तो इसमें स्वार्थ छिपा है मनुष्यों का, तो इसलिए वो सब कुछ हो रहा है। तो निस्वार्थ से करते और सबका ख्याल रख के करते तो ऐसा नहीं होता। ओके। अभी भौतिकवाद के, भौतिकवाद है ना, उसके बारे में देखेंगे। भौतिकवाद क्या है? इस विचार का दूसरा पक्ष स्पष्ट करना और इस प्रकार इस प्रक्रिया का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना विकास संबंधी विचारधारा को गुण विद्या के आवश्यक और महत्वपूर्ण योगदान है। इस विचार का दूसरा पक्ष स्पष्ट करना और इस प्रकार इस प्रक्रिया का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना विकास संबंधी विचारधारा को गुण विद्या की आवश्यक और महत्वपूर्ण योगदान है। गुण विद्या में ऐसे साधन उपलब्ध है जिनसे भौतिक जीवन की जांच विज्ञान की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष और व्यापक ढंग से की जा सके। इन्हीं अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप ये निश्चित पूर्वक कहा जा सकता है कि जीवन पदार्थ और शक्ति का उपपरिणाम नहीं है। जीवन तो एक स्वतंत्र सत्ता है जो स्थल जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिए पदार्थ और शक्ति का उपयोग करती है। जीवन के बारे में बोल रहे हैं। जीवन शारीरिक रूप तो इसलिए है कि उसके माध्यम से अंतर्हित जीवन अपने आप को व्यक्त कर सके। जीवन की पूर्णतर अभिव्यक्ति संभव हो इसलिए रूपों के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन एक के बाद एक शरीर धारण करता है और उन शरीरों के माध्यम से प्राप्त प्रेरक प्रभाव के कारण ही उसमें छिपी समस्त संभावनाएं धीरे धीरे विकसित एक एवं व्यक्त होती है। शरीर या रूप समाप्त और लुप्त होते रहते हैं, परंतु उनमें कार्यरत जीवन अधिकाधिक उन्नत होता जाता है। जीवन यानी आत्मा बोल सकते हैं आप। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी एक पाठशाला है। तो हम उसमें सीखने के लिए उस पृथ्वी पर, तो हमने जो देह धारण किया है, जो भी है, पुरुष है स्त्री है, वो अलग अलग कुछ तो सीखने के लिए आए हैं। और ये हम, हमारा तो आत्मा निरंतर है, उसकी उन्नति होती ही रहती है हमेशा। आप सोए जागे कुछ भी करें, आपको कुछ सीखने के लिए आए हैं और सीखते जाना है। आपने नहीं सीखा तो फिर वापस इसी कक्षा में आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये सत्य है। और ये भी थियोसॉफी में बताया गया है कि जो हम जो जीते हैं, जो भौतिक है पदार्थ, और ये जो कुछ हमारी इच्छाएं परिपूर्ण की कोशिश करते हैं वो होती है इस जीवन में, लेकिन जब शरीर छूटता है तो आत्मा लेवल पे वो नहीं होता है, सूक्ष्म लेवल पे ये नहीं होता है, उसमें सभी वो जो चाहते हैं वो नहीं होता है। ऐसा थियोसॉफी में बोला गया है। ओके। वैसे यूनिवर्स है ना, बहुत बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं और बहुत ही इजी भी बोल सकते हैं। जैसा ये वो दर्पण जैसा है हमारे पास, जैसा दर्पण के सामने आप खड़े हो उस तरह आप वो यूनिवर्स दिखेगा। हम सीधे सीधे देखेंगे तो सीधा दिखेगा, उल्टा देखेगा तो उल्टा दिखेगा, सब कुछ है। तो इसमें जितना आप डीप जाओ उतना अंदर है। हम खाली एक बूंद को भी, पानी समुद्र के एक बूंद को भी हम देख नहीं पाते, इतना बड़ा है। तो समुद्र कितना विशाल है। तो ये हुआ बाह्य जगत का, बाह्य जगत का यूनिवर्स ब्रह्मांड है। हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है, हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है, उसको हमें जागृत करना है। अभी अभी जो आप मेरे, थोड़ा अलग विषय अलग हो रहा है, फिर भी बोल देता हूँ। हमें अलग अलग सभी लोगों को रोग होते हैं, तो फिजिकल है, मेंटल है, जो भी अलग अलग है, क्यों होते हैं वैसा? तो फिजिकल लेवल बात की है तो हमारे अंदर है ना, बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे लिए अच्छी रहती है। जैसा हम दही खाते हैं ना, दही कर्ड बोलते हैं हम, दही। तो दही कैसे बनता है? दूध से जब दही बनता है तो उसमें बैक्टीरिया रहती है, वो दही हम खाते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया वो हमारे पोषण के लिए अच्छी रहती है। दही है, छाछ है, छाछ छाछ अच्छा बोला जाता है, तो उससे हमारा शरीर अच्छा रहता है। वो हमारा एक तालमेल है हमारे शरीर में, हमारी खाली सेल्स नहीं है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स भी है, उनका एक तालमेल है। वो छूट जाता है तभी हमें प्रॉब्लम होती है अलग अलग। और चक्रा का तंत्र, तंत्र अलग है, हमारे बॉडी का अलग है। तो जब ये, और एनर्जी का अलग है, जब हमारी ऊर्जा उन चीजों पे कम पड़ती है तभी हमें डिसीज अलग अलग होते हैं। तो इस पर हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो दिन भर भी खाली ध्यान करते समय ध्यान नहीं लगाना है, दिन भर भी आप इधर उधर कर रहे हो, आपको टाइम मिला तो अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और क्या करना है, जिधर आपको पेन है, कुछ प्रॉब्लम है, उस जगह से ब्रीदिंग करना है, श्वास लेना है और छोड़ना है। ऐसा आप करते रहिए, आपकी बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएगी। मान लो दर्द ज्यादा है तो कम हो जाएगा। वो है ना, बहुत इजी है, सिंपल है।
लोगों को है ना बहुत इजी सिंपल बातें अच्छी नहीं लगती, कॉम्प्लेक्स करके बताया तो अच्छा लगता है, अरे बहुत बड़ा बोल रहा है ऐसा बोलता है ना। तो ये है ना? ठीक है, चलो जाएंगे। मैं पढ़ूं सर इससे फिर से पैराग्राफ ही। हाँ चलो पढ़ो, वैज्ञानिक सिद्धांत इधर से पढ़िए आप। हम्म, किधर आ गए, इधर है ना। हाँ, पीछे में पेज नंबर कितना, अभी पेज नंबर आया नहीं, पेज नंबर 4 है ना, वो छोट लास्ट वाला पैराग्राफ। जी लास्ट वाला पैरा। हाँ, जीवन तो एक स्वतंत्र सत्ता है नहीं जो। इधर 4 नंबर 4, पेज नंबर 4, जी जी। पेज नंबर ऊपर से 4। पढ़े, हाँ, ऊपर से पढ़े। नहीं वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार लगता था, वो तो उधर से पढ़ना है। मिल गया। जीवन ठीक है, पढ़िए जीवन के बाद, चलो पढ़िए, चलिए। हाँ, इस विचार का दूसरा पक्ष स्पष्ट करना और इस प्रकार का इस प्रक्रिया का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना विकास संबंधी विचारधारा को गूढ़ विद्या का आवश्यक एक महत्वपूर्ण योगदान है। गूढ़ विद्या में ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनसे भौतिक जीवन की जांच विज्ञान की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष और व्यापक ढंग से की जा सके। इन्हीं अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जीवन पदार्थ और शक्ति का उपपरिणाम नहीं है। जीवन तो एक स्वतंत्र सत्ता है जो स्थूल जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिए पदार्थ और शक्ति का उपयोग करती है। शारीरिक रूप तो इसलिए है कि इस उसके माध्यम से अंतर अंतर्निहित जीवन अपने आप को व्यक्त कर सकें। जीवन की पूर्णोत्तर अभिव्यक्ति संभव हो, इसलिए रूपों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन एक के बाद एक शरीर धारण करता है और उन शरीरों के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक प्रभावों के कारण ही उसमें छिपी समस्त संभावनाएं धीरे धीरे विकसित एवं व्यक्त होती हैं। शरीर का रूप समाप्त और लुप्त होते रहते हैं, परंतु इसमें कार्यरत जीवन अधिकाधिक उन्नत होता जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार लगता है कि विकास अनंतहीन परिवर्तनों की एक अंतर्निहित श्रृंखला मात्र है, परंतु अब हम देखते हैं कि रूपों की इन श्रृंखलाओं के पीछे एक निरंतर विकासोन्मुख जीवन है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में यह जीवन की विभिन्न शरीरों का उपयोग करता है। शरीरों का शरीरों या रूपों की अनंत विविधताएं एवं उनके विनाश के पीछे प्रकृति के एक सुनिश्चित और बुद्धिगम उद्देश्य के दर्शन होते हैं, जिसे विज्ञान अभी भी अस्वीकार करता है। आधुनिक विज्ञान उस बहरे व्यक्ति के समान है जो अनेक प्रकार के और अधिकाधिक माधुर्य पूर्ण संगीत वाद्यों का अध्ययन करे। वह यंत्रों का अध्ययन तो बड़ी सावधानी से करे, परंतु यह मानने को तैयार ही नहीं हो कि संगीत जैसी कोई चीज है। चीज भी है। यस। तो क्या किया, जब भी जो नया कुछ विज्ञान में आ गया, साइंस में आ गया, तो क्या बोलते, प्रूफ मांगते, सब चीजों के प्रूफ कहाँ लेके आए, तो प्रूफ मांगते हैं और प्रमाण दीजिए बोलते हैं, वो अलग बात है। तो ये इसमें तो हमारे इसमें प्रमाण नहीं दिखाते डायरेक्टली, सामान्य लोगों को दिखता ही नहीं तो क्या प्रमाण देंगे। तो जो भी सिद्ध पुरुष है वो आगे नहीं आते। तो इस थियोसॉफी में ऐसा बोला जाता है कि जो चमत्कार करते हैं ना, जो साधु, छोटे छोटे साधु करते हैं, वो कुछ फल फल देते हैं हाथ से निकाल के,
कुछ हाथ से निकाल के देते हैं, ये बहुत मामूली चीजें है गुड़ विद्या में। तो उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता उन चीजों को। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा काम करना है, आगे जाना है, तो देखेंगे क्या क्या हमें मिलता है अभी। चलो, आपको पढ़ना इसलिए है। यह पढ़ू सर। हाँ, आराम से पढ़िए। जी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विज्ञान द्वारा प्रस्तुत और प्रतिपादित विकास सिद्धांत अत्यंत ही अनाकर्षण विषय है। एक ऐसा विषय जिसमें नीरस तत्व मात्र है, जिसमें पृथ्वी के गर्भ से खोद कर निकाले गए अंशों को जोड़कर ढांचे तैयार किए गए हों। इसलिए विज्ञान सारी विकास प्रक्रिया का यदि कोई विकृत नहीं हो तो अत्यंत ही आंशिक रूप प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर गुण विद्या द्वारा प्रस्तुत विकास सिद्धांत का एक गतिशील विचार है। जितना कि हम इसका अध्ययन करते हैं उतना ही हमें यह आकर्षण लगता है। इस सिद्धांत के प्रकाश से प्रदीप्त होकर प्रकृति की समस्त प्रक्रियाओं के विषय में हमें स्पष्ट बोध होता है और जीवन संबंधी समस्त ज्ञान तथ्य और बातें हमें पूर्णतः संभावित प्रतीत होती हैं। यह मानव जाति के नहीं वरन हम व्यक्तियों के अतीत और वर्तमान पर जो प्रकाश डालता ही है, साथ ही हमें भविष्य की झांकी भी कराता है। हमें उस पूर्णत्व के दर्शन कराता है जो हमें एक न एक दिन प्राप्त करना ही है। साथ ही उस पूर्णत्व तक ले जाने वाली सीढ़ी के विभिन्न चरणों का ज्ञान भी यह हमें कराता है। वास्तव में विकास के संबंध में गुण विद्या की ये दृष्टिकोण की सबसे प्रमुख विशेषता यह नहीं है कि यह हमें प्रकृति के कार्यों का बौद्धिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि वह निश्चित तत्व है कि हम अपनी कठिनाइयों, अपूर्णताओं और सीमाओं पर अनंतः विजयी होंगे। इसी कारण हमारे लिए यह संभव है कि हम आत्म साधना की संपूर्ण समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से समझ सकें और अपनी समस्त शक्तियों और क्षमताओं का विकास उसी विश्वास के साथ कर सकें जिस विश्वास के साथ वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में कार्य करता है। यस, थैंक यू। तो ये जो आत्म साधना है वो बोल रहे हैं कि हम विज्ञान कैसा प्रस्तुत करता है उसी तरह हमें उसे वो प्रस्तुत करना चाहते हैं और वैसा सीखें। ठीक है। इस पुस्तक का उद्देश्य आत्म साधना की समस्या पर विस्तार से विचार करना है। तो ये जो वाक्य रहता है वो आप लिख के रखिए किधर। तो इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? आत्म साधना की समस्या पर विस्तार से विचार करना है और गुड़ विद्या द्वारा प्रतिपादित विकास सिद्धांत के व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर ही यह संभव हो सकता है। इसलिए विज्ञान के विकास सिद्धांत को हमें यहाँ तिलांजलि देनी है। इसलिए विज्ञान के विकास सिद्धांत को हमें यहाँ तिलांजलि देनी ही होगी ताकि हम देख सके कि गुड़ विद्या में विकास का अर्थ क्या है तथा पूर्णत्व तक ले जाने वाले लंबे मार्ग पर विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है। परंतु पहले हम इस पर विचार करें कि पूर्णत्व का अर्थ क्या है, उस पूर्णत्व का जो समस्त मानवीय प्रयत्न का लक्ष्य है। तो पूर्ण बनना है, पूर्णात्मा बोलते हैं ना,
पूर्ण है, पूर्णात्मा है। तो हम क्या पूर्णात्मा के क्या है? हम छोटे छोटे हिस्से, टुकड़े, है ना। तो उस परमात्मा से हम जुड़े हैं एक्चुअली। जब ध्यान से हम ध्यान करते तो क्या होता है, हम उससे जुड़ जाते हैं, हमारे पूर्णात्मा से जुड़ जाते हैं। तो वो कॉन्शियसली जुड़ जाते हैं, तब ध्यान में हम ध्यान करने लगते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं ना, तो जुड़ने की हमेशा वो चालू रहता है। लेकिन जब वो ब्लॉक होता है, तब जुड़ते नहीं और हमारे अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो ये ये जो गुड़ विद्या है, आप गुड़ विद्या बोलो और कुछ भी बोलो, इतना इसका जो विस्तार है बहुत बड़ा है। आप आप है ना, कैसे बोल सकते हो कि उसको, किसी का छोटा सा भाग खुला रहता है। अभी थर्ड आई का बात करें तो किसी का थोड़ा ही खुला रहता है, किसी का बहुत बड़ा रहता है। वो सब कुछ बता देता है हर टाइम, और पिछले जन्मों का, अगले जन्मों का, किस टाइम क्या होगा, तो वो भी बताने वाले भी रहते हैं। तो लेकिन वो, जब वो ऐसा करेंगे तो वो उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसमें नियम है कि कर्मों के साथ खेलना नहीं किसी के। जिसने जो ड्रामा लिखा है, नाटक लिखा है, जीने का जो जरिया लेके आए, उसको जीना है ना लोग। तो वो है सब। तो लेकिन इसके क्या बोलते हैं, विकास विज्ञान के विकास सिद्धांत को हमें तिलांजलि देनी है और हमें ये सीखना है, ऐसा बोल रहे हैं। आत्म साधना, आत्म साधना मीन्स क्या है? आत्मा की साधना। अभी हमने लास्ट टाइम क्या देखा, कौन सी बुक देखी? यू कैन हील मीन्स हार्ट थॉट, खुद को हील करने के 111 मंत्र, वो फिजिकल लेवल। अभी आत्म साधना करेंगे। साधना मीन्स क्या है? हम थोड़ा बात भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चित्रा जी बोलिए, साधना मीन्स क्या है? जो के ऊपर गूढ़ता से विचार करना, साधना, अध्ययन करना, गूढ़ता अध्ययन से करना। अध्ययन करना, उसके विषय में जानकारी लेना पूर्ण रूप से। हाँ, यस। और यस, राम प्रसाद जी बोलिए। अनुवादन करना। साधना वो है सर कि जो क्रियाएं होती हैं आंतरिक, हाँ। वो जैसे ही मनुष्य उस बारे में, व्यक्ति उस बारे में कल्पना करता है, जैसे ये आत्म साधना की पुस्तक है, उसको हम पढ़ते हैं तो उस प्रकार की कल्पनाएं होने लगती हैं। उस कल्पनाओं से अंदर में जो क्रियाएं होती हैं, जो स्वतः होता है, कोई करता नहीं है, हम्म। स्वतः होता है, कोई करता नहीं है, वो साधना है जो स्वतः होता है। ओके, ठीक है, आगे आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विश्व के विभिन्न रूपों में जो दिव्य जीवन व्यक्त हो रहा है, उसके क्रमिक विकास की कोई सीमा नहीं है। ऐसा कोई स्थिति नहीं है जब ये कहा जा सके कि परम पूर्णत्व प्राप्त हो चुका है। परंतु मानव के लिए एक निश्चित सीमा अवश्य है। इस सीमा तक वह तब पहुंचता है जब वो पवित्र पद पर एक अर्थ पांचवी दीक्षा प्राप्त करके जीवन मुक्त या सिद्ध पुरुष हो जाता है। उस निश्चित अवस्था की प्राप्ति पर सिद्ध पुरुष के लिए पुनर्जन्म की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। वह मानव से अति मानव हो जाता है। उसका आत्मविकास फिर अति भौतिक लोकों पर चलता रहता है। उस ऊपर जिस पूर्णत्व की और संकेत किया गया है और जिसको एक जीवन मुक्त महात्मा प्राप्त करता है, वह यही सापेक्षिक पूर्णत्व है। तो इससे वो जब अभ्यास करना बोल सकते हैं, साधना करते लोग, साधना करते हैं तो ऋषि मुनि ज्यादा लोग साधना करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। स्टूडेंट लोग सभी अभ्यास करते हैं और हम सब क्या करें, स्वाध्याय कर रहे स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, हैं। ये दोनों करते हैं। ये जो हम ध्यान करते हैं वो भी साधना है। हाँ, ध्यान भी एक वो भी साधना। साथ। यस, है ना प्रभाकर जी, साधना है ना। हम्म। हमें, हाँ, साधना एक हीरोइन भी थी ना बॉलीवुड में, ओल्ड जमाने में। प्रभाकर जी, ध्यान करना जो क्रिया होती है वो आत्मसात करना, वो भी साधना ही होती यस। हाँ, तो हमें
हम सिंपल सिंपल बातें समझ के भी आगे गए तो अच्छा रहेगा। तो समझ के गए तो जाएगा। क्या होता है, पहले जो बुक रहती है ना, थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ता है। जब उसका एक समझ में आता है बुक की, जो नींव समझ में आती है, तो फास्ट जा सकते है ना। जब हमारे अभी ये बुक की जो किताब की अभी ट्रेन शुरू हो गई है, तो पहले शुरुआत में धीरे 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 जाएंगे, और बाद में जब पटरी पे आगे आती है तो फास्ट जाती है राजधानी की तरफ। तब तक बुक सबके पास आएगी, है हाँ, ना। समझने में सिंपल है सर। है ना। यस। सरल भाषा है। हाँ। यस। तो सिद्ध पुरुष बनते तो उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं बोलते। अब ये भी बोला जाता है कि वो सिद्ध पुरुष ऐसे कि किसी के शरीर में भी घुस जाते हैं और बात कर सकते हैं। ऐसा भी है ना। तो गांव में रहता है ना, कभी कुछ मेला वेला रहता है तो एक रहता है, तो उसके अंदर आता है और बोलने लगता है, पूरा साल का बोलता है, क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ बोलता है। ये ठीक है। हमें ये हमें ये याद रखना भी आवश्यक है कि हम समझ ही नहीं सकते कि वो पूर्णत्व क्या है, जब तक कि हम स्वयं उस स्थिति को प्राप्त न कर ले। उच्च जीवन की वास्तविकता को केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही जानी जा सकती है। वाणी द्वारा उनके वर्णन से या कल्पना के अधिकतम प्रयास से हम समझ ही नहीं सकते कि वे वास्तव में क्या है। आत्म मन के क्षेत्र में रहते हुए जब हम ये कहते हैं कि इन बातों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसका अर्थ इतना ही होता है कि हम उस छिपी आभा के इधर उधर बिखरे क्षीण से प्रकाश या धुंधली सी प्रति छाया को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वो आभा ऐसी है जो मानवीय कल्पना के बिल्कुल चीज है, परे की चीज है। उसका थोड़ा बहुत अनुभव आंतरिक विकास हो जाने पर केवल अपने हृदय हृदय के अंदर ही किया जा सकता है। तो हमारे सब कुछ जो है, हमारा मेन जो है वो ये हृदय है। इस हृदय में सब कुछ छिपा है। वही है जो उसमें सब कुछ चल रहा है अभी, है ना। ये पूरा शरीर हृदय के कारण चलता है, आपको पता है। वो हृदय, हमें हृदय हृदय में क्या, आपको पता है धड़कन क्यों आती है, धड़कता क्यों है। ये धड़कन चालू है ना हमेशा। कितने 70 ठोके बोल जाते हैं, किसी कम ज्यादा रहते हैं, ये कैसे चालू है हमारा ये। कभी हमने गौर किया है कि ये हृदय कैसा चलता है। साइंस बोल देता है कि इसमें रक्त, शुद्ध रक्त पूरे शरीर पे जाता है, और अशुद्ध शस्त्र जो है किडनी के पास जाता मुझे है तो ना। अच्छे से पता लग गया। आपको तो अच्छा लगा, आपको तो है। यस। इनका तो ऑपरेशन हो गया है पूरा। हम्म, है ना। तो हृदय हृदय रहे ना। तो आज हमने एक बात पढ़ी थी कि ना खाने से, ना अच्छे जगह रहने से हमारी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ती है हमारी कुछ खुश स्ट्रेस रहने न से। लेने से। कुछ भी मन हाँ, में नहीं रखना, स्ट्रेस फ्री जीने का, खुश रहने से। खुश रहने का। तो देखोगे जो स्ट्रेस फ्री रहता है वो जीता जाता है। जीना, जो बोलते हैं ना, अभी ये आ रहा है बाहर, तो 100 के ऊपर जो जीता है उधर वो एक एरिया बनता है। क्या बोलते हैं उसको, पता अभी याद नहीं। तो हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, तो ध्यान हमें ये करवाता है। आप मानो या मान, अब हम स्ट्रेस फ्री बन जाएंगे। बनते हैं ना मैम। जैसे जैसे बिल्कुल। हम ध्यान करेंगे तो स्ट्रेस फ्री बनते हैं। सुप्रिया जी को पूछो पहले कितना स्ट्रेस थे। ऐसा है। हम्म। बहुत सारे लोग हैं जो पहले ध्यान में नहीं थे, उनको बहुत दुखी थे। कंडीशन वही है, लेकिन माइंड फ्री होता है। माइंड फ्री होता है, सब कुछ निकल जाता है ब्रेन से। मुझे अननेसेसरी चीजें निकलती है। घर में कचरा है तो झाड़ू मारते हैं ना, तो वैसा वो सब निकलता है, तो क्लीन होता है ना। तो ये है। हृदय के बारे में बोल रहे थे ना, हृदय के अंदर क्यों धड़कता है। हमें हृदय के ऊपर क्या है, वो कैसे, क्या है, वो अपने आप चल रहा है ना। तो ये जब चलता है सब चल रहा है हमारे। समय 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 है वो। हाँ, हृदय चल रहा है ना।
जब जब जन्म होने से पहले पहला क्या बनता है पता है? हृदय बनता है शरीर में सेल से, तो वो चालू करता है ना। तो जब ये चालू होता है तब बाकी सब। तो हृदय के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो पल्स देती है उसको। ये जो घड़ी पांचों तत्व जैसा, है ना, घड़ी के जो जैसे पांच टुकड़े होते हैं ना, वैसा ही हृदय का है। हाँ, थोड़ा जो कल अभ्यास पांच करके अब बोलिए। हाँ बोलिए मैम। जो पंच तत्व है ना हमारे, जिससे बॉडी बनी है, वो ही हमारे हार्ट और फेफड़ों को चलाती है। कैसे? वायु, अगर वायु नहीं होगी अंदर तो ब्लड नहीं बहेगा। जल नहीं होगा तो फिर ब्लड कहाँ से बनेगा? अग्नि नहीं होगी तो हमारा जो हार्ट है वो तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, तो चलेगा ही नहीं। तो ये जो पांचों तत्व है ना, यही हमारे हार्ट और फेफड़ों को चलाते हैं। और उन्हीं से हमारा पूरा शरीर चलता है, मस्तिष्क, हमारे हाथ पैर सब कुछ उसी से चलता है। अगर हार्ट बंद हो गया तो कुछ भी नहीं चलेगा, हाथ ही नहीं हिला सकते आप। हम्म। तो ठीक हो। ये सब चीजें मिलके, पांचों चीजें मिलके हमारे हार्ट को चलाती हैं, हमारे फेफड़ों को चलाती हैं, हमारे शरीर में ब्लड को का सर्कुलेशन करती हैं। हम्म। ठीक है। यस। ठीक है, राम प्रसाद जी पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए स्पष्टीकरण के पश्चात। जी हाँ। इस इस स्पष्टीकरण के पश्चात अब हम विकास की विशाल प्रक्रिया पर संक्षेप में विचार करेंगे। यह विषय बड़ा रोचक तो है, परंतु स्थानाभाव के कारण इसकी गहराइयों में जाना संभव नहीं है। यहाँ केवल इतना ही संभव है कि कुछ सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख कर दिया जाए तथा जिस पथ के हम पथिक हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की ओर संकेत कर दिया जाए। गूढ़ विद्या के अनुसार हम अपने आसपास जिस जीवन को व्यक्त होता देखते हैं, वह एक परम दिव्य सत्ता या तत्व से प्रकट हुआ है। अपनी समस्त संभावनाओं को विकसित करके वह फिर अपने उसी दिव्य स्रोत में मिल जाएगा। जिन समस्त गुणों और शक्तियों की कल्पना हम दिव्य पूर्णता में करते हैं, वे सुषुप्त या बीज रूप में उस समय भी विद्यमान रहती हैं जब जीवन अपने दिव्य स्रोत से प्रकट होता है। ठीक उसी तरह जैसे बीज में पेड़ छिपा रहता है, विकासवादी कारणों के माध्यम से प्राप्त ब्रह्म संपर्कों तथा अंतर में ईश्वरीय संकल्प शक्ति के निरंतर दबाव के परिणाम स्वरूप ये शक्तियां धीरे धीरे विकसित होती और कार्य करती हैं। पूर्णत्व की प्राप्ति पर जीवन सचेत होकर जब इस दिव्य रूप में लय हो जाता है, तब पूर्णत्व की उस अवस्था से संबंधित सभी गुण और शक्तियां इसमें पूर्णता अभिव्यक्त होती हैं। यस। तो क्या बोल रहे हैं? धीरे शक्तियां धीरे धीरे विकसित होती है और कार्य करती है। पूर्णता की प्राप्ति पर जीवन सचेतन होकर जब फिर दिव्य स्वरूप में लय होता है, तब पूर्णता की उस अवस्था से संबंधित सभी गुण और शक्तियां उसमें पूर्णता अभिव्यक्त होती है। तो पूर्ण तो पाना है, पूर्ण के बाद क्या है? तो हम पूर्णत्व के पास जा रहे हैं ना। जी हाँ। ठीक है। यस। तो अभी क्या है? गुण विद्या की दूसरी आधारभूत आपको। यस। गूढ़ विद्या की दूसरी आधारभूत शिक्षा यह है कि हमारा जो सौर मंडल विकास के लिए एक विशाल मंच है, उसकी रचना सप्तगुणी है। जिस स्थूल जगत को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, उसमें अंतर्व्याप्त अधिकाधिक सूक्ष्म तत्वों वाले 6 जगत और हैं। थियोसॉफिकल साहित्य में इन्हें लोक कहा गया है और इनके नाम निश्चित हैं। स्थूल जगत से अगला लोक, इसमें यह सोने पर
तथा मृत्यु के पश्चात जाते हैं भूलोक या वासनामय लोक एस्ट्रल प्लान कहलाता है। एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन क्या एस्ट्रल होता है? यह लोग हमारी अनुभूतियां और वासनाओं, कामनाओं और भावनाओं से संबंधित है। अगला उच्च लोक, जिसमें हम दो जन्मों के बीच का अधिकांश समय बिताते हैं, मनोलोक या स्वर्गलोक कहलाता है। यह हमारे विचारों से संबंधित है। फिर आते हैं हम क्रमशः बौद्धिक, आत्मिक, अनुपादक और आदि लोक। ये हमारी आत्मिक और नित्य शाश्वत सत्ता से संबंधित है और हमारे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों के स्रोत हैं। बस रुकिए रुकिए, अभी रुकिए। ओके, ये जो पैराग्राफ है उसमें बहुत सारा बोल दिया है। राम प्रसाद जी आराम से अभी। ओके, अभी अभी ज्यादा पढ़ना नहीं है, अभी समझ के जाए। ओके। ठीक है ना सर? हाँ, और आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत पढ़ना है। ओके, तो आप क्लास नहीं होता है, दिन में टाइम मिलता है तभी आप पहले से पढ़ के, बड़े जोर से पढ़ के आप बच्चों को सुनाइए और सबको सुनाइए, नहीं तो आप अकेले पढ़िए मेरे के सामने। ठीक है? ठीक है ना सर? अच्छा है। लेकिन आपने बहुत सारा सुधार आ गया है, पहले से सुधार आ गया है। ठीक है, अब तो 40 साल के बाद ऐसा पढ़ने को मिला सर। ठीक है, हम समझ सकते हैं। यस। 40 साल तो लौट चला गया। तो आप मान लीजिए कि आप अभी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं बस स्वाध्याय के लिए। वो मान रहा हूँ ना सर, वही मान रहा हूँ। अपने आप में इतना परिवर्तन लाया है सर। एक मतलब एक दूषित वातावरण में रहते हुए, दूषित जल में नहाते हुए बाहर निकला हूँ। यस। ये हमारे ऊपर यूनिवर्स की बहुत बड़ी कृपा है और आपकी और बड़ी कृपा है। यस, तो हम क्या है, कमल है। तो कमल किस में खिलता है? कीचड़ में, कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में तो तो कीचड़ भी चाहिए हमें खिलने के लिए, तभी हम कमल बनेंगे, है ना? तो उसे हमें याद रखना है। तो अभी जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें बहुत है सीखने के लिए है। ये लोग अभी क्या है, थियोसॉफिकल साहित्य में इन्हें लोग कहा गया है और इनमें नाम निश्चित है। स्थूल जगत में अगला लोक जिसमें हम सोने पर तथा मृत्यु के पश्चात जाते हैं उसको भोर लोक बोलते हैं। जब हम सोते हैं या मरने के बाद जाते हैं ना, उसको भोर लोक बोल जाते हैं। ओके, तो वो क्या है, वासनामय लोक है। भोर लोक है वो वासनामय लोक है, एस्ट्रल प्लेन कहलाता है। ये लोक हमारी अनुभूतियों, वासनाओं, कामनाओं और भावनाओं से संबंधित है। तो इसमें सब मिलते हैं। सपना में हमारे मरे हुए दादाजी, चाचा, नाना, काका, टाटा जो भी आते वो आते मिलके जाते हैं ना, वो सब ये है। हम भी किसको मिलने के लिए जाते हैं वो भी ये है ना? तो भूत प्रेत रहते हैं वो भी ये है ना? उनकी वासनाएं अटक गई तो वो अगला जो पड़ा हुआ है वो नहीं मिलता है उनको, उधर ही अटकते हैं। तो लोग रहते हैं, उनको आगे जाने के लिए ऊर्जा लगती है, तो सिद्ध पुरुष है वो देते हैं। हमें पता नहीं, हम पहले जब ध्यान कर रहे थे 1 साल पहले पहले, तो हमारे सामने बहुत ऐसे मृत लोग आते थे ध्यान में। तो मेरा हाथ ऐसा अपने आप होता था, मैं करता नहीं था, अपने हाथ तो ऐसा हाथ होता था, मुस्कुराते वो निकल जाते थे। मैंने वो बंद किया, अभी बस मुझे नहीं चाहिए वैसा वाला काम, मैंने बोल दिया। तो ये होता है वैसा। तो हम ध्यान है, इतना हम मुझे पता है। और हम सब ध्यान कर रहे हैं और एक दूसरे का ध्यान लेके जा रहे हैं, इतना ही मुझे पता है अभी। बस कुछ दिखता है वही मानते हैं और ज्यादा हमें उसमें नहीं पड़ते, है ना? तो ये उसके बाद क्या है, ये लोग हमारी अनुभूति, वासनाओं, कामनाओं और भावनाओं से संबंधित है। अगला उच्च लोक जिसमें हम दो जन्मों के बीच का अधिकांश समय बिताते हैं, मनोलोक या स्वर्गलोक कहलाता है।
स्वर्गलोक जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है आपको? किसको पता है स्वर्गलोक जिसको जाना है उसका बहुत अच्छा तरीका कौन सा है? बहुत इजी उसके है। लिए करना पड़ेगा ना। नहीं हाँ। बनना। उसके लिए ध्यान ही करना पड़ेगा। नहीं बनना। ध्यान नहीं। ध्यान नहीं, ध्यान तो है। आप, हाँ संदीप जी, आप कैमरे के सामने आइए। ओके, हो सके तो। ध्यान तो करना है, ये बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सर का डायरेक्ट टिकट चाहिए तो, डायरेक्ट टिकट चाहिए तो क्या करना है? निस्वार्थ सेवा। ये वाह। निस्वार्थ सेवा जो करता है उसको डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है, वो भूर लोक में नहीं जाता। एस्ट्रल प्लेन में वो अटकता ही नहीं, डायरेक्टली एंट्री मिलते है उसको स्वर्ग में। तो इसलिए स्वर्ग निस्वार्थ सेवा, अनजाने लोगों की मदद करना, बच्चों की, घर वालों की मदद की, उसकी की पहचान वाला है, मेरा नाम लिखो, मैंने मदद की, मैंने इतना डोनेशन दिया, मेरा नाम लिखो बोर्ड पे, वो जो ऐसा बोल जाते हैं वो निस्वार्थ नहीं, सेवा नहीं है। बहुत सारा चोरी करके बोलता है मेरा नाम मत रखो और ये डोनेशन ले लो, ये भी निस्वार्थ सेवा नहीं है। कुछ आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, कुछ भी नहीं, वो क्या पुण्य कमाना चाहता है, वो ऐसा भी नहीं चाहिए। निस्वार्थ यानी अनजाने लोगों की सेवा करना, प्रकृति की सेवा करना, और कुछ किसी को समझ में भी नहीं आनी चाहिए वो हम सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए सेवा करती है, कुछ कुछ पाने के लिए सेवा करते हैं, तो हमें हर एक लोगों का अलग अलग पर्पज है। तो हम किस में अटक, और हम सभी एक एक किस में हिस्से में अटक गए हैं अभी भी, भावनिक तक में। मैं अभी कैसे अटक गया हूँ, मुझे सेवा करनी है, मुझे ध्यान सिखाना है, ये इधर मैं अटक गया। कोई बोलेगा मुझे फैमिली, फैमिली में अटक जाते हैं, मेरा बेटा ये हो जाए, हो जाए, ये हो जाए, उसमें अटक जाते हैं। किसी कुछ इच्छाएं बहुत सारी रहती है, वो कुछ बोल पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, इसमें पूरा जीवन जाता है। किसी को पता ही नहीं रहता है मैं क्यों जी रहा हूँ, ये भी पता नहीं रहता। जिसको पता ही नहीं मैं क्यों जी रहा हूँ, वो अलग बात है। तो हमें पहला सीखना है कि हम क्यों जी रहे हैं। ये यही आत्म साधना हमें करनी है, हमारे आत्मा के बारे में जानना, यही आत्म साधना है। हमारे पर्पज को जानना, ये हमारे आत्म साधना है। हम कैसे आगे जाए, खुद कौन है, खुद को जानना है, मैं कौन हूँ, वो जानना है। बहुत बहुत बड़ी किताबें हैं, एक एक सिद्ध पुरुषों का पूरा जीवन गया है मैं कौन हूँ जानने के लिए, है ना? तो तो हमें इस पर जब भी हमारा सेशन होता है, कभी भी होता है आपको, जब बाद में दिन में कभी, तो थोड़ा विचार करें इस बातों पर। पूरा व्यक्ति इसमें ही नहीं रहना है तो बाद में बोलेंगे पागल हो गए क्या ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब हमारी गृहस्थी संभाल के ये सब कुछ करना है, और इन विचारों को हमारे डेली लाइफ में कैसा लेके आना है वो देखना है हमें। ठीक है, 10 बज गए। हम्म। अगले पेज पे डायग्राम है, देखेंगे। स्थूल वासनामय, मनोमय, बौद्धिक, आत्मिक, अनुपादक आदि मानव के रूप अलग अलग है। पशु, वनस्पति, खनिज, स्थूल, खनिज, वनस्पति, पशु, मानव और अति मानव। ओम है। बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन हमें जो भाता है और हमें जो आगे बढ़ाता है वो सीखना है। पानी में जाके, पानी में गिरे तो तैरना आना चाहिए, उधर साइकिल चलाना आने का ये कुछ यूज नहीं है। जब साइकिल चलाने का टाइम है तब तैरने की जरूरत नहीं है। सिंपल है। तो सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, हम थोड़ा थोड़ा सीख के जाए। ठीक है, यहाँ हम रुकेंगे अभी, और कल अभी ध्यान करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे।
ठीक है, तो फिर से वो पैराग्राफ पढ़ना है तो एक बार पढ़ते हैं। और ज्यादातर हमें ध्यान करते वक्त है ना, जो हमने सीखा है उस पर हमें थोड़ा गौर करना है ध्यान में भी। मैं थोड़ा कम बोलने की कोशिश करूंगा ध्यान में अब, है ना। गुण विद्या की दूसरी आधारभूत शिक्षा यह है कि हमारा जो सौर मंडल विकास के लिए एक विशाल मंच है, उसकी रचना सप्तगुणी है। जिस स्थूल जगत को अपनी ये जो पैराग्राफ है हम लिख के रखे डायरी में। ओके। गुण विद्या की दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा ये है कि हमारा जो सौर मंडल विकास के लिए एक विशाल मंच है, उसकी रचना सप्तगुणी है। जिस स्थूल जगत को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, उसमें अंतव्याप्त अंतर्व्याप्त अधिक सूक्ष्म तत्वों वाले छह जगत और ये है थियोसॉफिकल साहित्य इन लोग कहा गया है और इनमें नाम निश्चित है। स्थूल जगत के अगला लोक जिसमें हम सोने पर तथा मृत्यु के पश्चात जाते हैं, घोर लोक या वासनामय लोक एस्ट्रल प्लेन कहलाता है। ये लोक हमारी अनुभूतियों, वासनाओं, कामनाओं और भावनाओं में संबंधित है। अगला उच्च लोक जिसमें हम दो जन्मों के बीच का अधिकांश समय बिताते हैं, मनोलोक या स्वर्गलोक कहलाता है। यह हमारे विचारों से संबंधित है। फिर आते हैं क्रमशः बौद्धिक, बुद्धिक, आत्मिक, अनुपादक और आदि लोग। ये हमारी आत्मिक और नित्य शाश्वत सत्ता से संबंधित है और हमारे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों के स्तोत्र है। तो यहाँ रुके, तो ध्यान में हमें जाना है। तो बहुत अच्छी बुक है, तो सबके पास ये चाहिए बुक। और जिसको मैंने नंबर दिया है वो कांटेक्ट कीजिए, नहीं वो कांटेक्ट करके नहीं मिल रही तो मुझे बोल दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ और मैं उधर से लेके आओ के, मीन्स मुझे मिलने के बाद आपको भेज सकता हूँ। उसमें टाइम लगेगा तो डायरेक्टली आप मंगा सकते हैं, है ना। तो देख लीजिए। संदीप जी आपको थोड़ा पढ़ना है, पढ़ना आता है ना आपको? हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, हम ध्यान करेंगे। मेरा एक किताब चालू है अभी। सांस के रस वो भी अच्छी है। यस, अच्छी है। बाद में हम करेंगे सांस के रस। ठीक है, चलो ध्यान के लिए बैठना है, आराम से बैठे। प्रभाकर जी कहाँ गए? सर मैं लाइट ऑफ कर सकता हूँ? हाँ कीजिए कीजिए। वो अंधेरा छा छा जाएगा, मैं नहीं दिखूंगा आपको। ठीक है, आपको जो सही लगे, आपको जो सही लगे वो कीजिए। ठीक है, ध्यान ध्यान के लिए बैठना है, आराम से बैठना है। ध्यान के लिए आराम से बैठना है। और जो होता है उसके लिए खुद के लिए रेडी रहना है, ध्यान अच्छा हो हमारा। खुद के लिए ध्यान करना है, ना दूसरे के लिए। आराम से बैठे, आंखों को बंद करें और बैठे। हमारी सांसों के साथ जुड़ना है, आराम से बैठना है। सांस को लेना है, आराम से बैठना है। सांसों के ऊपर ध्यान देना है बस।
ध्यान में जुड़ना है। हम पहले आज प्रेयर करेंगे, शांति प्रेयर करेंगे। जो युद्ध चल रहा है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, इसलिए हमें ध्यान करना है। जो युद्ध चल रहा है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। हमें आराम से बैठना है, सीधे बैठना है और अपनी धीरे धीरे गहरी सांसों को चलाना। तो युद्ध चल रहा है उसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। आप अपने हृदय में एक उज्जवल प्रकाश की कल्पना करें। अपने हृदय में एक उज्जवल प्रकाश की कल्पना करना है। और मन में प्रार्थना करना है, हे परम यूनिवर्स, हे परम ब्रह्मांड, हे सर्वशक्तिमान चेतना, हे परम ब्रह्मांड, हे सर्वशक्तिमान चेतना, हम आपके बच्चे हैं। हम पृथ्वी पर शांति चाहते हैं। हम इस पृथ्वी पर शांति चाहते हैं। पूरे मन से करना है, पूरे मन से ये करना है। हम पृथ्वी पर शांति चाहते हैं। जहां कहां भी युद्ध, जहां कहां भी युद्ध, हिंसा और पीड़ा है, जहां कहीं भी युद्ध, हिंसा और पीड़ा है, वहां प्रेम, करुणा और समझ का प्रकाश पहुंचे। वहां प्रेम, करुणा और समझ का प्रकाश पहुंचे। सभी नेताओं के मन में विवेक और करुणा जागे। सभी नेताओं के मन में विवेक और करुणा जागे। सभी सैनिकों के हृदय में शांति का भाव उत्पन्न हो। सभी सैनिकों के हृदय में शांति का भाव उत्पन्न हो। पृथ्वी के सभी राष्ट्र सहयोग और भाईचारे के मार्ग पर चले। पृथ्वी के सभी राष्ट्र सहयोग और भाईचारे के मार्ग पर चले। पृथ्वी के सभी राष्ट्र सहयोग और भाईचारे के मार्ग पर चले।
हे ब्रह्मांड, हमारी सामूहिक चेतना को इतना शक्तिशाली बना दे। हे ब्रह्मांड, हमारी सामूहिक चेतना को इतना शक्तिशाली बना दे कि पृथ्वी पर शांति स्थायी हो जाए। हे ब्रह्मांड, हमारी सामूहिक चेतना को इतना शक्तिशाली बना दे कि पृथ्वी पर शांति स्थायी हो जाए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कुछ समय तक केवल शांति की ऊर्जा पूरे पृथ्वी पर फैलती हुई देखना है। अभी हमें दीर्घ ध्यान के लिए तैयारी करनी है। प्रोलॉन्ग मेडिटेशन प्रिपरेशन 10 मिनट। अब अपनी सांसों पर ध्यान दे। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे गिनते हुए सांस ले। 1 2 3 4 और धीरे धीरे छोड़े। हम सांस को लेना है तो 4 अंकों में लेना है। 1 2 3 4 और छोड़ते हुए 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करना है। महसूस करें शरीर शांत हो रहा है। हमारा शरीर शांत हो रहा है। मन स्थिर हो रहा है। हमें महसूस करना है हमारा मन भी स्थिर हो रहा है। हमारे विचार धीरे धीमे हो रहे। विचार हमारे धीमे हो रहे। अपने आप से कहें, मैं गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रहा हूं। मैं गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रहा हूं। मेरा मन शांत है। मैं गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रही हूं। मेरा मन शांत है। मेरा शरीर शांत है। मेरी चेतना विस्तृत हो रही है। मेरी चेतना विस्तृत हो रही है। इसमें ही हमें रहना है। थोड़ी देर श्वास को लेना है और छोड़ना है। इसी अवस्था में थोड़ी देर रहना है।
सांस को लेना है और छोड़ देना है। ब्रह्मांड और सार्वभौमिक गुणों के प्रति कृतज्ञता करने। अपने सिर के ऊपर से एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें। हमारे सिर के ऊपर से एक प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। वो प्रकाश धीरे धीरे हमारे शरीर में फैल रहा है। मन में कृतज्ञता व्यक्त करना है। ये ब्रह्मांड, हे ब्रह्मांड, सभी विश्व के गुरु हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं। हे ब्रह्मांड के महान गुरु और दिव्य मास्टर्स, हे ब्रह्मांड के महान गुरु और दिव्य मास्टर्स, आपने मानवता को ज्ञान, करुणा और मार्गदर्शन दिया है। आपने मानवता को ज्ञान, करुणा और मार्गदर्शन दिया है। आपकी ऊर्जा और आशीर्वाद से हम सीखते हैं। आपकी ऊर्जा और आशीर्वाद से हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और जागरूक बनते हैं और जागरूक बनते हैं। हम आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं। हम आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं। हम आपके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प कर लेते हैं। हम आपके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। हमारी चेतना को ऊंचा उठाइए। हमारी चेतना को ऊंचा उठाइए ताकि हम पृथ्वी के लिए प्रकाश बन सके। ताकि हम पृथ्वी के लिए प्रकाश बन सके। कुछ मिनट तक उस दिव्य प्रकाश में बैठना है, उसे महसूस करना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें पार्वती माता के प्रति कृतज्ञता ध्यान करना है। पार्वती माता के लिए ध्यान करना है। अब अपने सामने माता पार्वती की दिव्य उपस्थिति की कल्पना करें। अब अपने सामने माता पार्वती की दिव्य उपस्थिति की कल्पना करें। उनके चेहरे पर करुणा और मातृत्व का प्रकाश है। उनके चेहरे पर करुणा और मातृत्व का प्रकाश है। और मन में कहना है, हे माता पार्वती, हे माता पार्वती, आप प्रेम, शक्ति और करुणा के प्रतीक है। आप प्रेम, शक्ति और करुणा के प्रतीक है। हे माता पार्वती, आप प्रेम, शक्ति और करुणा के प्रतीक है। आप हमें आप हमें धैर्य, करुणा और संतुलन सिखाती है। आप हमें धैर्य, करुणा और संतुलन सिखाते हैं। हमारे जीवन में मातृ ऊर्जा को जागृत करें। हमारे जीवन में मातृ ऊर्जा को जागृत करें। हमारे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ाइए। हमारे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ाइए। हमारे हृदय को शुद्ध करें। हमारे हृदय को शुद्ध करें। हे पार्वती माता, हमारे हृदय को शुद्ध करे। हमारे मन को शांत करे।
हे पार्वती माता हमारे मन को शांत करे। हे माँ, आपकी कृपा से हमारा जीवन संतुलित और पवित्र बने। हे माँ, हे माँ, आपकी कृपा से हमारा जीवन संतुलित और पवित्र बने। कुछ समय तक उस मातृ ऊर्जा को महसूस करें। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़। अब हम करेंगे भगवान धन्वंतरी के प्रति कृतज्ञता और स्वास्थ्य ध्यान। धन्वंतरी जो देव हैं उनके लिए हम ध्यान करेंगे, उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और स्वास्थ्य ध्यान करेंगे। अब भगवान धन्वंतरी को स्मरण करें। कल्पना करें कि उनके हाथों से स्वर्णिम उपचार ऊर्जा निकल रही है। कल्पना करें कि उनके हाथों से स्वर्णिम उपचार की ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। वो ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। और मन में कहना है, हे भगवान धन्वंतरी, हे भगवान धन्वंतरी, आप दिव्य चिकित्सक है। हे भगवान धन्वंतरी, आप दिव्य चिकित्सक है। हे भगवान धन्वंतरी, आप दिव्य चिकित्सक है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मानवता को आयुर्वेद और उपचार का ज्ञान दिया। कि आपने मानवता को आयुर्वेद और उपचार का ज्ञान दिया। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को स्वस्थ करे। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को स्वस्थ करे। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को स्वस्थ करे। हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करे। हमारे प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करे। हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करे। हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करे। हमारे जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य का आशीर्वाद दे। हमारे जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दे। आप पूरे शरीर में उपचार ऊर्जा को अनुभव करें। तो पूरे शरीर में उपचार ऊर्जा को अनुभव करें। श्वास को लेना है और छोड़ना है। श्वास को लेना है और छोड़ना है। अब अभी हम हमारा जीवन संतुलन ध्यान करेंगे। लाइफ बैलेंस मेडिटेशन करें 20 मिनट। अब अपने जीवन के 4 क्षेत्रों की कल्पना करें। 4 क्षेत्रों की। पहला है हमारा स्वास्थ्य। पहला है हमारा स्वास्थ्य। दूसरा है परिवार और संबंध। हमारे हमारा परिवार और उनसे हमारा संबंध। तीसरा है हमारे कार्य और समृद्धि। तीसरा है हमारा कार्य और समृद्धि। चौथा है हमारा आध्यात्मिक विकास। चौथा है हमारा आध्यात्मिक विकास। तो 4 क्षेत्रों को हमें कल्पना करें। चलो, अपने हृदय से प्रकाश निकलता हुआ देखे। अपने खुद के हृदय से प्रकाश निकलता हुए देखे, जो इन चारों क्षेत्रों में संतुलन बना रहा है। स्वास्थ्य, परिवार और संबंध, कार्य और समृद्धि,
आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इन चारों ओर वो संतुलन बना रहा है। और मन में कहना है, हमें मन में बोलना है, मेरा जीवन संतुलित है, मेरा जीवन संतुलित है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा जीवन संतुलित है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे संबंध प्रेम पूर्ण है, मेरे संबंध प्रेम पूर्ण है, मेरे कार्य में सफलता और समृद्धि है, मेरे कार्य में सफलता और समृद्धि है, मेरी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रही है, मेरी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रही है, मेरी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रही है, मैं ब्रह्मांड की दिव्य योजना के साथ सामंजस्य में हूँ, मैं ब्रह्मांड की दिव्य योजना के साथ सामंजस्य में हूँ, मैं शांति प्रेम और संतुलन का माध्यम हूँ, मैं शांति प्रेम और संतुलन का माध्यम हूँ। कुछ मिनट तक इस संतुलन की अनुभूति करें। सांस को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अपने सांसों पे ध्यान देना है और मन में कहना है, हे ब्रह्मांड, हे ब्रह्मांड, हम इस शांति को अपने जीवन के और पूरी पृथ्वी पर फैलाने का संकल्प लेते हैं। पूरे इस शांति को हम अपने जीवन में और पृथ्वी पर फैलाने का संकल्प लेते हैं। खुद को भी शांति लेना है और पूरी पृथ्वी पर फैलाना है। तीन बार कहना है हमें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सांसों पे ध्यान देना है, सांसों पे ध्यान देना है। की सांसों पे ध्यान देना है और अभी हमें बोलना है, अभी हमें ग्रेटिट्यूड देना है। पहला शुक्रिया अदा करें खुद को थैंक यू बोलना है, अपनी सांसों को थैंक यू बोलना है, अपने शरीर को, सातों शरीर को थैंक यू बोलना है, अपने समस्त गुरुओं को थैंक यू बोलना है, हमारे माता पिता को थैंक यू बोलना है, सबको हमें थैंक यू बोलना है, पूरे यूनिवर्स को हमें थैंक यू बोलना है। और हमें धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाए, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाए और धीरे धीरे हमारे हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ रखना है। 5 4 3 2 1 0 और अपने चेहरे को सहलाना है। जिधर पेन है उधर हमें वो हाथों से सहलाना है और धीरे धीरे हम बाहर आना है और एक प्रसन्नता से, शांति से, प्रेम पूर्वक अपनी आंखों को खोलना है अपने हाथों में। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को और इस यूनिवर्स को भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सभी को मेरा थैंक यू और धन्यवाद। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हमारे शिव गुरु ग्रुप में आप जो भी आपको लगता है वो आप डाल सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। राम प्रसाद जी, चित्रा जी, प्रभाकर जी, संदीप जी, सुप्रिया जी, माधवी जी।
यस, बोलिए संदीप जी। सर मुझे इमली के बड़े बड़े दो वृक्ष दिखे। हम्म। और। उसका जीव बड़ा था और पेड़ भी बहुत, दो पेड़ बहुत बड़े थे। हम्म। ओके। आपको अच्छा लग रहा है ध्यान करके? ध्यान करके तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। नहीं। ओके। सिर्फ मैं सांसों के ऊपर ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कीजिए। आपको इमली के पेड़ दिख रहे तो ध्यान लगा है आपका। आप लगा ऐसा है। ऐसा नहीं कहना है जी कि हमें ध्यान नहीं लगा, आपका ध्यान लगा है, लेकिन और लगना चाहिए था, हाँ हाँ ना हाँ। नहीं लगा है। वो विचारों की श्रृंखला जो है ना, वो बंद नहीं हो। तो हमारे साथ जुड़ जाइए आप धीरे धीरे, हम जब बोलते हैं उसी तरफ आप ध्यान दें। ओके, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ। हम्म। और कुछ दिन आप है ना, नहाते समय ना, बड़ा बड़ा नमक रहता है ना, बड़ा नमक समुद्र का, वो लेके थोड़ा पहले उससे नहाना है, उसके बाद नॉर्मल नहाना है। ठीक है। हम्म, ठीक। यस। यस प्रभाकर जी। शांत रहा। ध्यान अच्छा रहा, शांत रहा पूरा। हम्म। अनंत आकाश में कुछ नहीं दिखा। आकाश दिखा पूरा। हाँ, नीलांबर पूरा। हमारे भी ध्यान में एक वाइट साड़ी पहन के एक लेडी आई थी। वो बोली कि प्रीतम जी आप ज्यादा चिंता मत करिए, सब हमारा आपके पास ध्यान है, हम आपको देख रहे हैं, ठीक। डोंट वरी। ठीक है। यस। चित्रा जी आपको कैसा लगा ध्यान? नहीं है, थोड़ा अनम्यूट करें आप, अनम्यूट है। बोलिए। बहुत अच्छा लगा। हम्म। और पूरे पूरे टाइम में जगी रही। अरे वाह, कॉन्शियस है। आप आगे हो मैम, सबसे आगे हो। कॉन्शियसली ध्यान होता है, बहुत अच्छी बात है। यस। यस। राम प्रसाद जी आई, बोलिए सर। अभिनंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा बना रहा है आज भी। हम्म। ऊर्जा का प्रवाह रहा बस, मतलब व्यापार है, ऐसा नहीं है कि नहीं। हम्म। अच्छा गया। हम्म। हम ऐसा बोल सकते। हम्म। बस बढ़िया है, राम प्रसाद जी की और हमारी कनेक्टिविटी बन गई है बहुत सारी। तो उनका खाली विश्वास ज्यादा है, उसके कारण बनी बहुत सारा विश्वास, तो कनेक्टिविटी बन के उनको समझ में आ रही है। हम सब में है, लेकिन वो थोड़ा जो क्या बोलते हैं वेवलेंथ बना है, वेवलेंथ बन गया, जुड़ गया। जो तार है जुड़ गया है राम प्रसाद जी से हमारा। तो सब उनको आ रहे हैं सब कुछ। तो वैसा ही है। तो हमें पूरे विश्वास से करना है, और बहुत अच्छा है। चित्रा जी का बहुत अच्छा हुआ, प्रभाकर जी का भी हुआ, संदीप जी का भी हुआ। सुप्रिया जी को तो जरूरत है नींद की, तो नींद हो, उनको नींद आ गई है, देखो सो गई है वो, है ना। तो वो है। तो हमें आगे हमारी प्रगति हो रही नहीं है, ऐसा नहीं है, हो रही है, सबकी प्रगति हो रही है। मेरा जब मैं ध्यान आपका लेता हूँ तो मेरा शरीर मेरा वाइब्रेट होने लगता है। तो जिधर जिधर ब्लॉक है वो निकलना चाहिए, एक बड़ा ब्लॉक है वो निकल गया तो हो गया। मेरा ऊपर वाला चक्रा तीनों अच्छा हो गए, नीचे वाला हृदय के नीचे जो है वो, उस पर काम होना है, वो भी चल रहा है। तो मेरा वाइब्रेट होने लगता है शरीर, तो मैं कैमरा भी आप करता हूँ, कभी कभी पढ़ते पढ़ते भी हो रहा है ध्यान में, ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम एक ही नाव में बैठे या एक ही ट्रेन में बैठे सब साथ में जाएंगे। किसी कुछ लिखना है वो ग्रुप में लिखे, और किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कभी भी कहाँ भी, और आप मैसेज डाल सकते हो, है ना। संतोष जी को मैसेज किया हमने, वो हाँ।
आपका वो भी बोल दिव्य प्रकाश हाँ गोवा और आपका नाम से हम जुड़े हैं, हाँ और हमें पूरा वो सेट चाहिए, तो अपना वो पता भी दे दो, फिर नंबर, फोन नंबर, हाँ मैसेज कर दो। हाँ, किया क्या? कोई उत्तर आ गया उसका? अब उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं दिया? ओके। हाँ। मैं देखता हूँ, मैं ये चित्रा जी को भी वैसा ही हुआ, तो देखेंगे। मैं बात करता हूँ, उनके बड़े अफसर से भी बात करेंगे, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो देखेंगे। ठीक है। मतलब पूरे सेट के लिए वो। हाँ, पूरा सेट चाहिए ना। ठीक है, कल देखेंगे। यस। ठीक है, और ये हम कल जुड़ेंगे। संडे के और इंटरव्यू होगा, और कल जुड़ेंगे, इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, जाएंगे, देखेंगे क्या। हम्म। ठीक है फिर। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सभी को, और एक बार थैंक यू। थैंक यू।